इन्वेस्टर्स हैं। एटीएम पॉइंट, रिटेल पिकअप पॉइंट के हिसाब से अगर आप देखें तो देश की सबसे बड़ी कैश मैनेजमेंट कंपनी है ये। और मार्च 2021 में, जो कि अभी ये फाइनेंशियल ईयर पिछला जो खत्म हुआ, उसमें एटीएम के जितने नंबर ऑफ एटीएम है उस हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी कैश मैनेजमेंट कंपनी सीएमएस इन्फोसिस्टम है। आइए एक बार पहले आपको आईपीओ की जानकारी दूं। इश्यू प्राइस 216 रुपए थी, आज ही स्टॉक लिस्ट हुआ। 216 रुपए की इश्यू प्राइस के सामने 218 220 पर लिस्ट हुआ। उसके बाद धीमे धीमे आराम से चुपचाप बढ़ता बढ़ता अब 13-14% ऊपर है। 250 रुपए के लेवल भी आपने देखे, इस पर मजबूती के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा है। इश्यू बहुत ज्यादा भरा नहीं था, 2 गुना क्यूआईबी में, 1.5 गुना एचएनआई में और रिटेल में भी 2-2.25 गुना। और हमारी राय ये थी कि इन्वेस्टमेंट स्टॉक के तौर पर इस स्टॉक में पैसा लगाएं। अगर आपने पैसा लगाया तो 50% अलॉटमेंट आए, तो बाकी कई गुना भरने वाले आईपीओ में जहां अलॉटमेंट नहीं मिलते, यहाँ अलॉटमेंट मिले और 15% का मुनाफा भी आपको होता दिख रहा है। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन और सीएमएस इन्फोसिस्टम राजीव कौल साहब। कौल साहब, धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने जी बिजनेस को समय दिया और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई सर। आपने इक्विटी मार्केट में, कैपिटल मार्केट में अपनी पारी की शुरुआत की है कंपनी की, और लिस्टिंग भी अच्छी हुई है। पहले तो सर बधाई स्वीकार करें। थैंक यू वरुण जी, आपके बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया दूसरी बार। आपका सपोर्ट, आपकी एनालिसिस हमारी कंपनी का काफी, आई एम श्योर उससे काफी फर्क पड़ा होगा हमारी लिस्टिंग पे जी। और हम खुशी है कि हम आपसे बात कर रहे हैं। थैंक यू सर। कौन सा फ्रेंकली मैं कहूँ आपको, जैसा एनालिसिस मैंने किया था और जैसा मेरा आपकी कंपनी पर व्यू है, और जो मैंने कहा था कि इन्वेस्टमेंट स्टॉक के तौर पर पैसा लगाना चाहिए, वैसा रिस्पॉन्स आया नहीं ऑनेस्टली। क्योंकि आजकल तो इशू है ना, इतने भर रहे हैं कि पूछिए मत। आपका इशू 2 ही गुना भरा था। आई एम श्योर इसका मतलब ये कि आपके इन्वेस्टर्स या प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी के बारे में शायद और ज्यादा जानना चाहते हैं, वो आपसे जानना चाहते हैं। तो जरा बताएं सर, लिस्टिंग के बाद अगले 3 साल के लिए आपकी कंपनी का व्यू क्या है, विजन क्या है? जरूर, नहीं आपने सही बोला कि अभी रिटेल मार्केट में ज्यादा पहचान कंपनी की नहीं है जी। हम क्योंकि एक B2B कंपनी है, ज्यादा मार्केटिंग उतनी करते नहीं, हम सिर्फ बैंक्स के साथ ज्यादा काम करते हैं और मार्केट में तो जो नाम समझते हैं लोग उसके बारे में ज्यादा उसके उच्चारण होता है। हमारी कंपनी का जो गोल है, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य यह है कि भारत की बढ़ोतरी जब होगी उसमें सारी इंडस्ट्रीज का आगे बेनिफिट हो सकता है। हमारा एक बैंकिंग एक सेक्टर है जो हमें लगता है कि बहुत लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, 5-10 साल 20 साल देश की उन्नति में काफी योगदान देगा। उन बैंकों की बढ़ोतरी के लिए, उनका आगे रीच, उनका नेटवर्क बनाने के लिए, उनको अपनी सर्विसेज को अपने कस्टमरों को ठीक तरह से इफेक्टिवली देने में हम जैसी कंपनी का योगदान आना चाहिए। उसी में हम अपनी बलबूते पे खड़े हैं। वहीं हमने अपनी मजबूत एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। शुरुआत में ये करिए, आप देखें 2008 में आईटी मेंटेनेंस का काम ज्यादा करते थे हम, और जहां हमें लगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन एक बहुत बड़ा फोकस हो गया गवर्नमेंट का, तो हमने एटीएम्स, कैश मैनेजमेंट में काफी फोकस किया। उस सेक्टर में हम नंबर 1 कंपनी इंडिया के बन गए थे 2011-12 में ही। और 2015-16 से हमने शुरू किया थोड़ा एक्सपैंड करना, कि हमने कहा एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमारा बड़ा रोबस्ट बन गया है, उसको, उसकी तुलना आप किसी बड़े स्ट्रॉन्ग डिलीवरी नेटवर्क के साथ कर सकते हैं, जहां 15,000 पिन कोड, 240 ब्रांचेस, 2300 लोग, 4,000 वैन हर दिन काम करती हैं एक एसेंशियल सर्विस में, क्योंकि अपने देशवासियों को कैश की कहीं पे कमी नहीं हो, उनकी एक्सेसिबिलिटी मिले, और उस कैश को वापस और बैंकों को लाने के लिए हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। बट हमारा हमेशा से फोकस ये था कि हमको पूरा आउटसोर्सिंग बिजनेस ऐसे बनाना है कि एक आईटी सर्विसेज जैसे कंपनी बने। और आईटी सर्विसेज मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मेरा पहला अपना एक्सपीरियंस माइक्रोसॉफ्ट में था 10 साल के लिए। इंडिया की आईटी सर्विस कंपनी काफी पार्टनर्स थी, तो हमारा यही था कि एक अच्छी हाई गवर्नेंस क्वालिटी कंपनी हो, अच्छी एबिटा मार्जिन हो, स्ट्रॉन्ग एबिटा मार्जिन हो, मार्केट शेयर अच्छा रहे। हमारी डिफरेंस ये है कि हम इंडिया के मार्केट में काम करते हैं, विदेश में नहीं काम करते हैं, तो इसलिए उसकी डिस्कवरी अभी हुई नहीं है जहां पे आज हमने आईपीओ किया। तो आईटी सर्विसेज के तरीके में हमने अपनी एटीएम सर्विसेज शुरू की, जहां पे पूरा मैनेज करते हैं एटीएम की साइट को, चाहे उसकी डिप्लॉयमेंट हो, उसका सॉफ्टवेयर हो, उसका हार्डवेयर हो, सारा करते हैं। और उसमें काफी अच्छी क्वालिटी कंपनी बन गए। पिछले साल करीब 30% हमारा रेवेन्यू इस बिजनेस से आया है, जो कि सिर्फ 5-6 साल पुराना बिजनेस हमारे लिए है। 350 से ज्यादा करोड़ की बिजनेस थी पिछले साल। और इसी बिजनेस में हमें लगता है कि बहुत आगे ऑर्डर्स आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे आउटसोर्सिंग के, जैसे आईटी में आते हैं आउटसोर्सिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स। उन कॉन्ट्रैक्ट्स में पिछले साल में हमने करीब 1500 करोड़ के ऑर्डर बुक जीती है, जिसको हम एग्जीक्यूट अभी कर रहे हैं। एक और नई बिजनेस हमने शुरू की कि जो बैंक्स की इतना इंफ्रास्ट्रक्चर उनका फैला हुआ है हर जगह पे, उनकी एटीएम साइट है, उनके ब्रांचेस हैं, एनबीएफसी की गोल्ड लोन ब्रांचेस हैं, उनका जो सिक्योरिटी का जो मामला है, जिस तरह से मॉनिटर करते हैं, वो काफी
उसमें काफी एडवांसमेंट आ सकती है और काफी एफिशिएंसी आ सकती है। तो उस एरिया में हमने एक रिमोट मॉनिटरिंग सर्विस शुरू की है, जिसमें एक हाई एंड सेंसर्स उस साइट पे लगे, हाई एंड कैमराज लगे, और क्लाउड सॉफ्टवेयर और मशीन लर्निंग जिसको आप एआई बोलते हैं, उससे हम उस साइट की मॉनिटरिंग करें। यानी कि 5,000 लोग पीछे से बैठ के देख रहे हो, उसमें कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है, और उसमें कोई अलर्ट हो, उस साइट की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाए, उस साइट में आप एनालिटिक्स कैसे करेंगे, कितने लोग आए, क्या किया, उसमें कैसे आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, एनर्जी कैसे मैनेज करें ताकि जब कोई आ नहीं रहा उसकी लाइट वेट सारी बंद रहे। तो इसमें हमने एक फोरे किया है। इस बिजनेस में भी करीब अभी 9 महीने पहले हमने शुरू किया और इसका ऑर्डर बुक हमारा 400 करोड़ का बन गया है। तो आपके दर्शकों के लिए मेरा समरी ये रहेगा कि हम एक बड़ी लंबी रेस के घोड़े हैं। हमने पिछले 12 साल में कंपनी का रेवेन्यू 6 गुना बढ़ा है और प्रॉफिट 10 गुना बढ़ा है। कोई भी शेयर होल्डर हो, हमारे ग्रोवर फैमिली जिनसे कंपनी खरीदी, ब्लैकस्टोन बेयरिंग्स, उनका काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। गवर्नेंस बड़े एक नंबर की हमारी, हमारे बोर्ड के आप अगर जांकिया देखें, श्यामला जी हैं जो कि आरबीआई की पहले डिप्टी गवर्नर थी, तपन रे जी हैं जो कि गिफ्ट सिटी चलाते हैं, क्रिस जैमरोस हैं जो कि ऐसी ही कंपनी, बड़ी कंपनी अमेरिका में चलाते थे। तो ऐसा हमने बोर्ड हमारा है, और एक मोट और डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ने ऐसा खड़ा किया है जिससे बैंक्स को काफी बेनिफिट मिलता है। और उस सेक्टर में आगे 10 साल में जो ग्रोथ आएगी, जैसे ऑर्गेनाइज्ड, जैसे फॉर्मल इकोनॉमी बढ़ती रहेगी, हमें काफी कॉन्फिडेंस है कि हम एक बहुत ही हाई क्वालिटी बड़े रेवेन्यू की कंपनी बनेंगे। बिल्कुल, आई एम श्योर सर, और मेरा तो कॉन्फिडेंस है ही। और एक और चीज जो इंटरेस्टिंग मुझे दिख रही, शायद हो सकता है, मुझे पता नहीं, कि जिस वजह से लोगों को शायद ये डर लग रहा हो कि पता नहीं कहीं और सप्लाई तो नहीं आएगी, क्योंकि आपके देखिए प्रमोटर प्राइवेट इक्विटी फंड है, राइट? बेरिंग्स की जो कंपनी है साइन इन्वेस्टमेंट, 65% अब उनकी हिस्सेदारी रहेगी आईपीओ के बाद। ऐसा तो नहीं कि सर प्रमोटर और स्टेक बेचेंगे? तो आई थिंक उसके लिए तो बेरिंग्स की टीम से बात करनी चाहिए, मेरा बोलना गलत रहेगा। मगर मैं सिर्फ ये पॉइंटर दे सकता हूं कि बेरिंग एशिया जो है, और आपके व्यूअर्स शायद जाने ना जाने, उनका काफी बड़ा स्टेक है एनआईटी टेक्नोलॉजीज जो कोई कोफोज कही जाती है। उससे पहले उनका बड़ा स्टेक था हेक्सावेयर में जो प्राइवेटाइज करके बेची गई। तो वैल्यू कैसे क्रिएट करना है और शेयर करना है बड़े शेयर होल्डर्स के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, मैनेजमेंट टीम हो सकती है, बाकी पब्लिक शेयर होल्डर हो सकते हैं। आई थिंक बेरिंग का बर्ताव और उनकी एक्सपीरियंस और जो उन्होंने किया अभी तक मार्केट में काफी अच्छी क्वालिटी से किया है। अब हमारे शेयर्स को आप लिस्टिंग देखिए, आपने और बाकी एक्सपर्ट्स ने खुद ही बोला था कि काफी वैल्यू अच्छा रखा गया है। और पहले दिन की लिस्टिंग जो इसमें ज्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं हुई, और तो भी प्राइस का एस्केलेशन जिस लेवल का है, काफी मोटिवेशन, उससे काफी लोगों को कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए। अब जो 65% स्टेक है, प्राइवेट कंपनीज को अपना स्टेक बेचना होता है, उनका एक टाइम लिमिट होता है। बेरिंग का जो फंड है उसमें भी 5 से 6 साल बचे हैं, जिसमें उनको भी टाइम है इसको बेचने के लिए। तो मेरे हिसाब से बेरिंग कुछ ऐसा कार्य नहीं करेगी, क्योंकि अब तक कभी किया नहीं किसी और कंपनी में उन्होंने, कि जिससे कि बाकी शेयर होल्डर्स को कुछ नुकसान हो। बात है। अब दूसरी चीज जो सर, अब इस इश्यू के बाद, और इश्यू तो आपका 1100 करोड़ पूरा ऑफर फॉर सेल, कंपनी को तो पैसे की जरूरत है नहीं, आपके फ्री कैश फ्लोज मजबूत है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है लगातार। इनफैक्ट मेरे तो आपके बैलेंस शीट में जो पैसा है देख के मुंह में पानी आ रहा है। 200 करोड़ का कैश लेके बैठे, डिविडेंड देंगे या एक्विजिशन करेंगे सर? कोशिश तो दोनों की रहेगी हमारी। हमने पहले पिछले 3 सालों में डिविडेंड दिया हुआ है। हम जब प्राइवेट कंपनी भी थे तो हमारा एक डिविडेंड पेइंग ट्रैक रिकॉर्ड रह चुका है, उसको आगे मेंटेन करना चाहेंगे हम। हमारे काफी इन्वेस्टर हैं जो कि चाहते हैं कि ग्रोथ पे ज्यादा फोकस हो, और इसलिए बिजनेस ग्रोथ पे ज्यादा हमारा कैपिटल जाए। हमारी मैनेजमेंट टीम को भी ये सीखना पड़ेगा कि हम सारे अपने स्टेक होल्डर्स की जो नीड्स और इच्छाएं हो उसको कैसे बैलेंस कर सकें। हमारे जैसे मैंने कहा, बोर्ड काफी हाई गवर्नेंस बोर्ड है, उधर से हमें डायरेक्शन ऑफ विजडम पिछले 4-5 साल से मिल रही है। और मैं चाहूंगा कि हमारी टीम जो बड़े मैदान पे अब आके खेल रहे हैं, हमें उनकी थोड़ी सी एडवाइस और गाइडेंस चाहिए होगी। मगर जो हमको एक्विजिशन अगर कोई लगता है कि हमारा मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए, कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, चाहे उसके ग्रोथ के लिए हो या उसकी परफॉर्मेंस के लिए हो, वो करना वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी ये दिखाता है आपको कि पिछले 8-9 साल में हमने 7 से 8 इन्वेस्टमेंट और एक्विजिशन किए हैं, विभिन्न प्रकार के हैं। एक तो मतलब कंसोलिडेशन के लिए था, एक था कि एक दो थे कि नई टेक्नोलॉजी हम एक्वायर कर सकें, क्योंकि अपने आप बनाने बैठे तो बहुत टाइम लग जाता है। और 2-3 ऐसे थे जहां की हमने नई सर्विसेज में घुसने के लिए हमने कहा जो हम शुरुआत से करेंगे उससे अच्छा कि छोटी सी कंपनी ले लें, समझ लें और फिर उसको आगे बड़ा कर ले। तो अगर अब हमारे मैनेज सर्विसेज में देखेंगे और रिमोट मॉनिटरिंग दोनों हमारी बिजनेसेस में हमने छोटे छोटे 2 ट्रांजैक्शन करके उसको लेके इन्वेस्ट करके आगे काफी काफी बड़ा कर दिया है। ठीक बात है।
तो ये आपके पूरे के पूरे प्लान से एक्विजिशन भी होगा, डिविडेंड भी आएगा और साथ ही ग्रोथ रहेगी मजबूत। राजीव कौल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस को आपने समय दिया। एक बार फिर से आपको दमदार लिस्टिंग पर बधाई। दमदार इसलिए कह रहा हूँ, 13% इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि लोगों को अलॉटमेंट मिलना चाहिए और अलॉटमेंट मिलने के बाद पैसा बने, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको, आपकी पूरी टीम को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू, शुक्रिया आनंद जी। थैंक यू सो मच सर। राजीव कौल साहब, और मेरा तो कॉन्फिडेंस और बढ़ता है मैनेजमेंट से बात करने। अब बात करके और कैसा नहीं, लगा? मतलब इस कंपनी में क्या खराबी निकालेंगे जी। आप? मतलब आपको इतना बढ़िया पेरेंटेज है कि बेरिंग्स का भी है, और देखिए खुद बताया उन्होंने, हमने जो बात की थी उस दिन, किस तरह से हेक्सावेयर, कोफोर, क्या क्या एक्विजिशन है इनके, और ये सारी लिस्टेड कंपनियों के एक्विजिशन किए हैं इन्होंने, और उसके बाद जो वैल्यू बनी है, अल्टीमेट मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। खुद कोल साहब का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, जो अनुभव है, बढ़िया कंपनी है। आप फॉर्चुनेट है अगर आपने अप्लाई किया, अलॉटमेंट मिले। मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, और अगर आपको साल का 20% 25% सालाना रिटर्न से संतोष है, जो कि होना चाहिए, तो ये स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। तो अच्छा कंपाउंडर बन जाए, बहुत बढ़िया, आराम से धीमे धीमे देगा। इसमें कोई ऐसा है, क्योंकि ये ऐसा भी नहीं कि एकदम से कोई 500 एटीएम बढ़ा लेंगे, 1000 बढ़ा लेंगे, कि आपको ऐसा, और ये क्या टेक्नोलॉजी में जो जा रहे हैं उससे अब नया वो आएगा इनको, प्रॉफिट, ग्रोथ वहां से आएगी। तो धीमे धीमे आएगी, पैसा बनता रहेगा धीमे धीमे। चलिए, तो बढ़िया कंपनी रख रहे हैं अपने पास।